नमस्कार, राम राम सबको। इमरजेंसी से जुड़े प्रोविजंस और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स पर कुछ वीडियोस मैं पहले बना चुका हूं। आज हम इन दोनों टॉपिक से जुड़े हुए कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, बोलता है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इमरजेंसी इज़ प्रोविजनड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। भारत के संविधान में कितने प्रकार की इमरजेंसी जो है वो इम्पोज की जा सकती है प्रेसिडेंट द्वारा। तो इसमें 3 प्रकार की इमरजेंसीज है, हमें पता है। आर्टिकल 352 के तहत अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी, जो कि पूरे देश में लगाई जाती है, नेशनल इमरजेंसी। इसके अलावा आर्टिकल 356 के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी। कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी का एक और नाम क्या है? प्रेसिडेंट रूल। तो प्रेसिडेंट रूल हम बोलते हैं किसको? आर्टिकल 356 के तहत जो कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी लगाई जाती है उसे। ठीक। और तीसरी और लास्ट जो इमरजेंसी है वो कौन सी है? वो है फाइनेंशियल इमरजेंसी। अच्छा, इनमें से कौन सी इमरजेंसी जो आज तक कभी नहीं लगाई गई, वो है फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी का आर्टिकल क्या है? आर्टिकल 360। तो ये बना पहला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इंजॉयज इमरजेंसी पावर्स ऑफ। कितने प्रकार के इमरजेंसी पावर्स है? फिर से वही क्वेश्चन, बस दूसरी तरफ से घुमा के पूछा है। 3 प्रकार के इमरजेंसी पावर। और कौन इंजॉय करता है? हमारा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हु हैज़ द पावर टू डिक्लेयर इमरजेंसी? अगेन प्रेसिडेंट। कौन डिक्लेयर करता है? प्रेसिडेंट। ठीक है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर और उसकी कैबिनेट के एडवाइस पे करता है, लेकिन करता कौन है? प्रेसिडेंट। ठीक है। विच ऑफ द सेट्स ऑफ आर्टिकल्स डील विद इमरजेंसी प्रोविजंस? कौन सा सेट ठीक है? 32 नहीं, 350 गलत है। ठीक है, ये सही है। 352, 56 और 360। तो देखो किस किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो आर्टिकल 352, 356 चीज़ें वही हैं, बस घुमा घुमा के पूछ रहे हैं आपको। अंडर विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी इज डिक्लेयर्ड? नेशनल इमरजेंसी किस पे लगाई जाती है? वही क्वेश्चन फिर से, आर्टिकल 352। ठीक है, आज आप आर्टिकल सारे रट के जाओगे यहाँ से। अंडर विच आर्टिकल द कॉन्स्टिट्यूशन कैन अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन एन इमरजेंसी बी डिक्लेयर्ड इन इंडियन ऑन अकाउंट ऑफ वार और एक्सटर्नल एग्रेशन? अच्छा, वार और एक्सटर्नल एग्रेशन के ग्राउंड पर कौन सा आर्टिकल जो है इमरजेंसी लगाने को अलाउड करता है? तो आर्टिकल 352। आर्टिकल 352 में 3 ग्राउंड हमने डिस्कस किए थे। पहला वार, दूसरा एक्सटर्नल एग्रेशन, और तीसरा आर्म्ड रिबेलियन। ठीक है, और आर्म्ड रिबेलियन हमें पता है हमेशा से संविधान का पार्ट नहीं था, इसकी जगह था इंटरनल डिस्टर्बेंसेस। 44th अमेंडमेंट में 1978 में आर्म्ड रिबेलियन ऐड किया गया इंटरनल डिस्टर्बेंसेस को हटा के। तो 3 ग्राउंड देते हैं, तो उनमें से यहाँ सिर्फ 2 ग्राउंड की बात हुई है, तो आंसर फिर भी आर्टिकल 352 ही रहेगा। द नेशनल इमरजेंसी इन इंडिया कैन बी डिक्लेयर्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ड्यू टू द एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिवोल्ट थ्रू। वही क्वेश्चन फिर से, आर्टिकल 352 के तहत। ठीक है, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन पर आर्टिकल 352 के तहत लगाई जाती है। 3 ही ग्राउंड है, हमें पता है 3 ग्राउंड क्या क्या है। इफ द प्रेसिडेंट डिक्लेयर्स इमरजेंसी देन दिस प्रोक्लेमेशन मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट विद इन। ये इंपॉर्टेंट बन गया है। ठीक है, एक अलग डिफरेंट क्वेश्चन कि अगर राष्ट्रपति ने इमरजेंसी लगा दी तो पार्लियामेंट को कितने समय के अंदर उस इमरजेंसी को अप्रूव करना पड़ेगा? तो विद इन 1 मंथ। नेशनल इमरजेंसी के लिए 1 मंथ है। नेशनल इमरजेंसी के लिए क्या है पीरियड? 1 मंथ का पीरियड है। ठीक, आगे और यही पीरियड कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी प्रेसिडेंट रूल के लिए कितना है? 2 महीने। यानी कि लगाने के 1 महीने बाद नेशनल इमरजेंसी को 1 महीने के अंदर अंदर पार्लियामेंट को अप्रूवल करना पड़ेगा, तभी वो कंटिन्यू करेगी। और सेम कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी या फिर प्रेसिडेंट रूल के लिए समय है कि 2 महीने के अंदर पार्लियामेंट को अप्रूव करना पड़ेगा, तभी वो कंटिन्यू चल पड़ेगी। और एक बार कंटिन्यू होगी तो कितने समय तक चलती है? फिर 6 महीने तक। 6 महीने बाद फिर से अप्रूवल लेना पड़ता है। ठीक है, अ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352 ऑन अकाउंट ऑफ वार और एग्रेशन रिक्वायर्स अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट विद इन। वही क्वेश्चन है फिर से, 1 महीने के अंदर। आर्टिकल 352 के तहत अगर आप इमरजेंसी लगाओगे तो 1 महीने के अंदर आपको अप्रूव करना पड़ेगा। व्हाट इज द पीरियड विद इन विच अ प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी मेड बाय द प्रेसिडेंट इज टू बी प्लेस्ड बिफोर ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट फॉर अप्रूवल? वही क्वेश्चन है फिर से वही बात आ गई। 1 मंथ ही आंसर होगा इसका भी, ए, within 1 month. The President of India can issue a proclamation of national emergency only on the written recommendation of क्या प्राइम मिनिस्टर, या फिर कैबिनेट कंसिस्टिंग ऑफ ओनली कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ द यूनियन, या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ द यूनियन, या फिर डी पार्लियामेंट। मैंने बड़ी बार कहा है कि कैबिनेट की मंजूरी चाहिए, ओनली प्राइम मिनिस्टर से काम नहीं चलेगा, कैबिनेट की मंजूरी चाहिए। पहले सिर्फ प्राइम मिनिस्टर होता था ये शब्द यहाँ पे, लेकिन 44th अमेंडमेंट द्वारा कैबिनेट शब्द ऐड कर दिया गया है।
तो कैबिनेट कंसिस्टिंग ऑफ ओनली कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ द यूनियन। देखो कैबिनेट होता क्या है, देखो ऐसे तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में बहुत सारे मिनिस्टर्स होते हैं, 25-26 तक जा सकते हैं, लेकिन कैबिनेट में ना बहुत ही खास चुनिंदा 4-5 लोग होते हैं, जैसे प्रधानमंत्री, और उसके प्रधानमंत्री डिसाइड करता है कि उसकी कैबिनेट कितनी बड़ी होगी, तो बहुत ही चुनिंदा खास खास बंदे होते हैं कैबिनेट में। जैसे नंबर 1 पे मान लो रखो अपना होम मिनिस्टर अमित शाह, ये तो बिल्कुल दायां हाथ है मोदी जी का। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह है जैसे, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक फॉरेन मिनिस्टर हो जाएगा, ठीक है, हर्ष जयवर्धन, एस जयशंकर फॉरेन मिनिस्ट्री, ठीक। 1 2 3 1 2 और हो जाएंगे इसमें, बस 5-6 से ज़्यादा नहीं होती है कैबिनेट। जो प्रधानमंत्री के बहुत ही ज़्यादा खास हैं, चुनिंदा 6-7 लोग ही कैबिनेट में शामिल होते हैं। और डिसाइड कौन करता है कि उसकी मोदी जी की कैबिनेट कितनी बड़ी होगी, वो प्रधानमंत्री ही डिसाइड करेंगे, ठीक है। और कैबिनेट की रिटन रिकमेंडेशन पर ही जो है वो इमरजेंसी राष्ट्रपति द्वारा लगाई जा सकती है, ये भी ध्यान रखना आपने। हाउ मेनी टाइम्स हैव द प्रेसिडेंट डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी। अब तक भारत में 3 बार नेशनल इमरजेंसी लगाई जा चुकी है। एक बार 1962 की लड़ाई में चाइना के खिलाफ, एक बार 1971 जब हमने भूखे नंगे पाकिस्तान को हराकर बांग्लादेश तैयार कर दिया था, और तीसरी बार 1975। देखो जो पहली बार लगाई गई थी वॉर के ग्राउंड पे, दूसरी बार भी वॉर के ग्राउंड पे। जो 1975 में लगी थी, ये लगी थी इंटरनल डिस्टर्बेंसेस के ग्राउंड पे। आज ये ग्राउंड एग्जिस्ट नहीं करता, इंटरनल डिस्टर्बेंस। आज उसके बाद जब ये इमरजेंसी हट गई 1977 में, तो इंटरनल डिस्टर्बेंस को किससे रिप्लेस कर दिया, आर्म्ड रिबेलियन से। तो आज जो है इंटरनल डिस्टर्बेंस नहीं रहता, आज क्या है, आर्म्ड रिबेलियन। लेकिन उस समय जब 1975 में लगी थी तो इंटरनल डिस्टर्बेंसेस के ग्राउंड पे लगी थी। इंटरनल डिस्टर्बेंसेस शब्द को चेंज करके 44th अमेंडमेंट द्वारा आर्म्ड रिबेलियन बना दिया, ताकि बहुत ही आसानी से ना लगाई जा सके इमरजेंसी। इन इंडिया विच काइंड ऑफ इमरजेंसी हैज़ बीन इम्पोज ओनली वंस। तो इंटरनल डिस्टर्बेंस के बेस पे आज के बाद कभी लगेगी भी नहीं। और क्यों? क्योंकि इंटरनल डिस्टर्बेंस जैसे शब्द ही हट गया, अब तो इंटरनल डिस्टर्बेंसेस को आर्म्ड रिबेलियन से रिप्लेस कर दिया, तो इसके बाद तो लगेगी नहीं। एक ही बार लगी है ये इंटरनल डिस्टर्बेंस के ग्राउंड पे, 1975 में इंदिरा गांधी जी ने लगाई थी। विच पीरियड बिलो डिपिक्ट्स इंटरनल इमरजेंसी इन इंडिया अंडर आर्टिकल 352। तो कब से कब तक लगी थी, ये डेट पूछी जा सकती है, ठीक है। 25 जून को लगाई गई थी। इस दिन बीजेपी गवर्नमेंट काला दिवस भी मनाती है 25 जून को। 25 जून 1975 बोले, डेमोक्रेसी की हत्या हुई थी, ऐसा वो बोलते हैं लोग। 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक, ठीक है। 25 जून याद रखना मेनली, 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक इमरजेंसी लगी थी इंटरनल ग्राउंड में, इंटरनल डिस्टर्बेंसेस के ग्राउंड पे। अच्छा, अंडर विच आर्टिकल वाज इमरजेंसी इन इंडिया डिक्लेयर्ड इन 1975, वही वाला आर्टिकल 352 के अंदर, ठीक है। एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी इन 1975 हु वाज सर्विंग एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फैक्चुअल है और पूछा जाता है। फखरुद्दीन अली अहमद, जैसा पूछा गया था कई बार ये हिमाचल प्रदेश के एग्जाम में, कि जब नेशनल इमरजेंसी इंदिरा गांधी जी ने लगाई थी तो उस पर साइन करने वाले प्रेसिडेंट कौन थे, तो कौन थे, फखरुद्दीन अली अहमद। तो फखरुद्दीन अली अहमद जी ने साइन किए थे 1975 में इमरजेंसी पर के प्रस्ताव पर। विच ईयर डिड प्रेसिडेंट डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी ऑन इंटरनल डिस्प्यूट्स, अगेन सेम क्वेश्चन, 1975। ड्यूरिंग इमरजेंसी इम्पोज्ड अंडर आर्टिकल 352 विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन स्टैंड सस्पेंडेड, दिखाओ आप दिमाग। तो आर्टिकल 352 यानी नेशनल इमरजेंसी, कौन कौन से जो आर्टिकल है वो जो है सस्पेंड किए जा सकते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, अमेंडमेंट प्रोसेस, फंडामेंटल जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। सिर्फ फंडामेंटल राइट सस्पेंड होता है, डीपीएसपी नहीं, अमेंडमेंट ऑफ प्रोसीजर, जुडिशियल रिव्यू तो कभी सस्पेंड नहीं होता, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स कुछ जो एक सस्पेंड होते हैं, इनमें से भी याद रखना आर्टिकल 19 तो अपने आप सस्पेंड हो जाता है, ठीक है। आर्टिकल 19 अपने आप सस्पेंड हो जाता है, कौन से आर्टिकल 358 के तहत, आर्टिकल 358 के तहत आर्टिकल 19 अपने आप सस्पेंड हो जाता है। और आर्टिकल 359 प्रेसिडेंट को अलाउ करता है कि वो कुछ और फंडामेंटल राइट्स को अगर चाहे तो सस्पेंड कर सकता है, लेकिन 2 फंडामेंटल राइट है वो कभी सस्पेंड नहीं होते, आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21। इस चीज़ पे भी ध्यान रखना, 2 फंडामेंटल राइट्स है, एक आर्टिकल 20 और एक आर्टिकल 21, जो कि कभी सस्पेंड नहीं होते इमरजेंसी के समय भी। आर्टिकल 21 क्या है, राइट्स टू लाइफ, इमरजेंसी के समय किसी को ज़बरदस्ती मार नहीं सकते आप। और आर्टिकल 20 क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स व्हेन यू आर कन्विक्टेड, प्रोटेक्शन ऑफ राइट इन ऑर्डर टू इन केस ऑफ अरेस्ट और कन्विक्शन। जब आप अरेस्ट हैं, कन्विक्टेड हैं, उस केस में राइट को प्रोटेक्ट करता है, नहीं तो जेल में डाल के क्या पता काम टाइम फिश कर दिया जाए, ठीक है। तो आर्टिकल 20 और 21 ये सस्पेंड नहीं होते। ड्यूरिंग एन इमरजेंसी ऑल ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स आर सस्पेंडेड एक्सेप्ट, वही वाला जो भी मैं बता रहा था, कौन सा, पर्सनल लिबर्टी। कौन सा पर्सनल लिबर्टी का आर्टिकल, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, आर्टिकल 21 की बात हो रही है।
आर्टिकल 21 बोलता है पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी, तो सारे सस्पेंडेड हो जाते हैं। सिर्फ कौन सा आर्टिकल 20 डिस्कस किया गया यहाँ पे, सिर्फ अगर आर्टिकल 20 दिया होता तो वो भी नहीं होता वैसे। तो 20 और 21 तो पर्सनल लिबर्टी दिया हुआ है यहाँ पे, तो हम पर्सनल लिबर्टी पे टिक करेंगे। पर्सनल लिबर्टी जो सस्पेंड नहीं होता ड्यूरिंग द, अच्छा हाँ ये भी वही बात बोल रहा है। देखो आर्टिकल 20 और 21 वाला सस्पेंड नहीं होते। ये देखो आर्टिकल 20 क्या है, विच विद प्रोटेक्शन वाइल कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, जब आपको कन्विक्टेड हो किसी जुर्म में तब भी आपके कुछ राइट्स हैं वो प्रोटेक्शन रहते हैं, प्रोटेक्टेड रहते हैं आर्टिकल 20 के तहत। अच्छा, अ लॉ कैन बी इनेक्टेड और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इशूड इवन कंट्रेरी टू आर्टिकल 19 ड्यूरिंग प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी कॉज्ड बाय वार और एक्सटर्नल। अच्छा हाँ, ये वही बात चीज़ होगी कि आर्टिकल 19 जो सस्पेंड होगा ना, क्या वो 3 ग्राउंड है देखो नेशनल इमरजेंसी को डिक्लेयर करने के, आर्टिकल 352 के तहत, 52 के तहत, आर्टिकल 352 के तहत। एक है वॉर, दूसरा है एक्सटर्नल एग्रेशन। कि जब दोनों सिर्फ इन दो के बेस पर, इन 2 ग्राउंड्स पे जब नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है तभी आर्टिकल 19 सस्पेंड होता है। ठीक है, जब आर्म्ड रिवेलियन के ग्राउंड पर लगाई होगी ना, उस समय आर्टिकल 19 सस्पेंड नहीं होगा, ये भी ध्यान रखना। सिर्फ 2 ग्राउंड्स पर जब नेशनल इमरजेंसी लगेगी, वार और एक्सटर्नल एग्रेशन, तभी आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंड होता है। नॉट इन द केस व्हेन द इमरजेंसी इज इम्पोज्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ आर्म्ड रिवेलियन। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड। इंदिरा सानी केस, राइट्स ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, ये कुछ एक जजमेंट से रिलेटेड है। और दूसरा एडीएम जबलपुर, राइट्स ऑफ सिटीजन इमरजेंसी। करतार सिंह केस, राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज। विशाखा केस, सेंट्रल स्टेट। विच ऑफ फॉलोइंग करेक्टली मैच, करेक्ट कौन सा। देखो जो इंदिरा सानी केस है ना, वो है किससे जुड़ा हुआ, वो है ओबीसी की रिजर्वेशन से जुड़ा हुआ। जब 1991 के अराउंड ओबीसी को रिजर्वेशन दी गई थी तो उसके खिलाफ केस किया गया था कि रिजर्वेशन तो सिर्फ एससी और एसटी के लिए है, ओबीसी के लिए नहीं है। इंदिरा गांधी केस है वो, लेकिन उसमें ओबीसी की जो रिजर्वेशन थी उसको अलाउ कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। बस एक 50% का कैप लगा दिया था कि 50% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए रिजर्वेशन, लेकिन अब तो 50% से ऊपर भी हो गई है। अच्छा, इंदिरा सानी उसमें को सुप्रीम कोर्ट ने फिर दोबारा जस्टिफाई किया है, क्योंकि जब 50% का कैप, क्योंकि उस समय लोग भी कम थे, अब और लोग इंक्लूड हो गए तो 50% से ऊपर हो गया, सिंपल बोला, क्यों टेंशन ले रहे हो। तो दूसरा केस है एडीएम जबलपुर, ये गलत है, मतलब दूसरा एडीएम जबलपुर किससे रिलेटेड है, राइट्स ऑफ सिटीजन इन इमरजेंसी, तो ये सही है। करतार सिंह केस, राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़, ये गलत है। विशाखा केस जो है वो किससे जुड़ा है, विशाखा केस जुड़ा हुआ है वुमेन की प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, जो लड़कियों को वर्क प्लेस पे जो हरासमेंट्स वो करनी पड़ती है, फेस करनी पड़ती है, सेक्सुअल या फिर किसी और तरीके की फिजिकल या मेंटल, उसके लिए विशाखा गाइडलाइंस दी थी हमारे सुप्रीम कोर्ट ने, तो ये उससे जुड़ा हुआ है। देखो इंदिरा सानी यूनिट ऑफ इंडिया केस रिलेटेड टू रिजर्वेशन टू अदर बैक ओबीसीज। विशाखा केस इज रिलेटेड टू राइट्स ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस। करतार सिंह केस इज रिलेटेड टू प्रिवेंशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज़, प्रिवेंशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज़ से जुड़ा हुआ है करतार सिंह केस। ठीक है, तो गलत कौन सा हुआ, सही कौन सा है, एडीएम जबलपुर, राइट्स ऑफ सिटीजन इन इमरजेंसी से जुड़ा हुआ है। विच अमंग द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ दिस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर स्टेट इमरजेंसी एंड सस्पेंड्स कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट इन अ स्टेट। आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट रूल की बात कर रहा है। स्टेट इमरजेंसी किसको बोल रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी को बोल रहा है, स्टेट इमरजेंसी है प्रेसिडेंट इमरजेंसी, आर्टिकल 356 होता है ये। अच्छा, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल प्रेसिडेंट कैन मेक द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इन फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन एनी स्टेट। आर्टिकल 356 किस ग्राउंड पे लगता है ये कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रेसिडेंट रूल है या कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी लगती है, फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। कोई राज्य जो है वो संविधान के हिसाब से नहीं चल पा रहा है, ऐसा जब प्रेसिडेंट को लगता है तो वो वहाँ पर इमरजेंसी प्रेसिडेंट रूल लगा सकता है या कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी लगा सकता है। विच आर्टिकल स्पेसिफाइजेज इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल इन अ स्टेट, वही चीज़ फिर से घुमा के पूछिए, आर्टिकल 356 कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी या फिर प्रेसिडेंट रूल की आर्टिकल की बात हो रही है, रट लो इसको। द प्रेसिडेंट रूल इम्पोज्ड ऑन स्टेट इन इंडिया व्हेन द स्टेट कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर रिजाइंस, द गवर्नर ऑफ द स्टेट डाइज, द इलेक्शन आर अनाउंस, देयर इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन। ऑब्वियस सी बात है, ये तभी तो कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी बोलते हैं, जब प्रेसिडेंट को लगता है कि जो राज्य है वहाँ पर संविधान का पालन ढंग से नहीं हो रहा है तो वहाँ पे वो प्रेसिडेंट रूल लगा सकता है। तो देयर इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन इन द स्टेट। What is the maximum period up to which a proclamation issued by the president under Article 356 of the Constitution and approved extended by the Parliament may normally remain in force? देखो Constitution and approved extended by the Parliament may normally, देखो 6 महीने तक। What is the maximum period up to which a proclamation issued by the president under Article 356 of the Constitution and approved extended by the Parliament may normally remain in force? देखो 6 महीने तक हमें पता है, 6 महीने तक कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी रहती है
जब उसको 2 महीने के अंदर पार्लियामेंट अप्रूव कर देती है। फिर हर 6 महीने बाद उसको एक्सटेंड किया जा सकता है, कितने टाइम के लिए? अनलिमिटेड टाइम के लिए, जब तक, ठीक है, अनस्पेसिफाइड टाइम के लिए, जितने समय तक आप उसको एक्सटेंड करना चाहो उतने समय तक कर सकते हो। लेकिन एट अ टाइम कितने समय के लिए लगती है? सिर्फ 6 महीने के लिए। ठीक है, एक बार आपने अप्रूव कर दी तो उसके बाद कितने समय तक चलेगी? 6 महीने। हर 6 महीने बाद आपको फिर से अप्रूव पार्लियामेंट से करवानी पड़ेगी। प्रेसिडेंट रूल को भी पार्लियामेंट से अप्रूव करवाना पड़ेगा हर 6 महीने बाद। इन केस स्टेट इमरजेंसी इज डिक्लेयर्ड इट नीड्स पार्लियामेंट्री अप्रूवल आफ्टर एवरी, फिर से वही बात, 6 मंथ। अ फाइनेंशियल इमरजेंसी कैन बी डिक्लेयर्ड बाय अप्लाइंग आर्टिकल 360। फाइनेंशियल इमरजेंसी का आर्टिकल क्या है? आर्टिकल 360। जब हमारे देश का क्रेडिट है या फिर फाइनेंशियल जो स्टेबिलिटी है वो खतरे में आ जाती है, तब लगाते हैं। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन डिक्लेयर द फाइनेंशियल इमरजेंसी? आर्टिकल 360। विच टाइप ऑफ इमरजेंसी हैज़ नॉट बीन डिक्लेयर्ड सो फार इन इंडिया? आज तक फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगाएगी कभी, भूखे नंगे नहीं हुए हम कभी भिखारी पाकिस्तान की तरह। इन इंडिया हाउ मेनी टाइम्स हैज़ द प्रेसिडेंट डिक्लेयर्ड फाइनेंशियल इमरजेंसी? नन, नेवर। During financial emergency, all money bills passed by the state legislature are to be reserved for the consideration of the president. सारे के सारे मनी बिल जो है वो प्रेसिडेंट के थ्रू जाएंगे ताकि कोई भी स्टेट फालतू खर्चा ना करे, क्योंकि अभी हमारे पास पैसा नहीं है। अभी ये कब की बात हो रही है? जब आर्टिकल 360 लगाया जाएगा उस समय की। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर लेड डाउन इन द फॉलोइंग। आर्टिकल 368, आर्टिकल 308 बिलोंग करता है किससे? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर लेड डाउन इन द फॉलोइंग आर्टिकल। आर्टिकल 368 में दिया हुआ है प्रोसीजर। आर्टिकल 368 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आता है, अमेंडिंग प्रोसीजर से जुड़ा हुआ है आर्टिकल 368। एन अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में बी इनिशिएटेड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ अ बिल इन आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। देखो, आपको संविधान में संशोधन करना है तो आप राज्यसभा से भी शुरू कर सकते हो, लोकसभा से भी शुरू कर सकते हो। ठीक है, प्रेसिडेंट की इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा में इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो और स्टेट गवर्नमेंट से भी शुरुआत होने की जरूरत नहीं है। कोई भी जो मंत्री है, जो कोई भी मिनिस्टर जो है, वो उसको राज्यसभा में भी इंट्रोड्यूस कर सकता है और लोकसभा में भी इंट्रोड्यूस कर सकता है। कहीं से भी शुरुआत हो सकती है। पहले लोकसभा में होगा तो फिर बाद में राज्यसभा में जाएगा, अगर पहले राज्यसभा में हुआ तो उसके बाद लोकसभा में जाएगा, फिर प्रेसिडेंट के बाद जाएगा। और प्रेसिडेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स जो होते हैं उस पर प्रेसिडेंट को कंपलसरी साइन करना होता है। देखो, प्रेसिडेंट अपनी विटो पावर्स जो है ना, जो उसके पास एब्सोल्यूट विटो है, जो उसके पास पॉकेट विटो है और जो सस्पेंसिव विटो है, तो सस्पेंसिव विटो और पॉकेट विटो जो कि वो अपनी मर्जी से यूज कर सकता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पे नहीं कर सकता, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पे उसको देना ही पड़ेगा। ठीक है, और हमने क्या क्वेश्चन था यहाँ पे? अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में बी इनिशिएटेड आइदर ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, कहीं से भी शुरू की जा सकती है। द मेजोरिटी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट अलोन। सारे के सारे पार्लियामेंट तो करेगी। प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन बदलेगा? पार्लियामेंट ही बदलेगा। ठीक है, द फर्स्ट जनरल इलेक्शन इन इंडिया एंड फर्स्ट अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन वाज हेल्ड इन 1951। इलेक्शन भी 1951 में ही और फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी 1951 में ही आया। 1950 में बना था संविधान, अगले साल ही पहला अमेंडमेंट कर दिया 1951 में। इन विच ईयर डिड द फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टेक प्लेस? 1951 होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इज नॉन एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन? 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को कहते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें बदलेगी इसमें। हमारे प्रीएम्बल को बदला गया, बहुत सारे कानून बदले गए इसमें, इसलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार आता है ये क्वेश्चन कि विच अमेंडमेंट इज कॉल्ड द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। बाय विच अमेंडमेंट वर फंडामेंटल ड्यूटीज एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन? 40, ये देखो मैंने बोला था ना मिनी, देखो जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है ना, फंडामेंटल ड्यूटीज़ का आइडिया इंडिया ने लिया है यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से, यूएसएसआर जिसे हम रशिया के नाम से जानते हैं। और वो किस अमेंडमेंट से ऐड किए गए थे? 42nd अमेंडमेंट से। एक और क्वेश्चन आता है कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो किसकी सजेशन थी? तो स्वर्ण सिंह कमेटी बिठाई थी एक इंदिरा गांधी जी ने, उसने सिफारिश की थी फंडामेंटल ड्यूटीज़ को हमारे संविधान में ऐड करने की। तो क्वेश्चन क्या आता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ से रिलेटेड कौन सी कमेटी है? तो स्वर्ण सिंह कमेटी है। और अमेंडमेंट कौन सी थी? 42nd। बाय विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल डिड द पार्लियामेंट लोअर द वोटिंग एज फ्रॉम 21 to 18? देखो, पहले 21 साल तक थी हमारे मिनिमम शादी की तो नहीं, मिनिमम वोट देने की उम्र 21 साल थी भारत में, उसको 18 साल, अभी 18 साल है ना। ये कब किया गया है? ये किया गया है 61st अमेंडमेंट से, 1989 में राजीव गांधी जी ने किया था। 61st अमेंडमेंट से जो है हमारी जो
वोट देने की एज है 21 से घटाकर 18 कर दी गई 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है भी। बाय विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल डिड द पार्लियामेंट लोअर द वोटिंग एज फ्रॉम 21 to 18, वही वाला क्वेश्चन फिर से 61st। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट डील्स विद द एलिमेंट्री एजुकेशन एज द फंडामेंटल राइट, ये 86th अमेंडमेंट से किया गया था 2002 में, अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट ने। आप सब लोगों को ये ऐड याद होगी, स्कूल चले हम टन 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 टन, अटल बिहारी वाजपेयी जी आते थे सुबह सुबह, जब सर्दी लगती पानी छूने से मैं डरती, एक छोटी सी बच्ची गाती हुई आती है, तो उस दौरान जो है पहली बार राइट टू एजुकेशन बिल तो बाद में आया इसके बेस पे 2009 में, लेकिन फंडामेंटल राइट बनाया गया एजुकेशन को, एलिमेंट्री एजुकेशन 6 से लेकर 14 साल के बच्चों को फ्री एजुकेशन देना सरकार की जिम्मेदारी होगी, क्योंकि फंडामेंटल राइट बना दिया गया है। किस अमेंडमेंट से बनाया गया है? 86th अमेंडमेंट से, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आता है पेपर में। 86th अमेंडमेंट 2002, ठीक है, हम लोग बचपन में थे, छोटे छोटे थे, तो उस समय DD1 पे एक ऐड आती थी, टन 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 टन, याद रखना, स्कूल चले हम की ऐड आती थी, घंटी बजते हुए, स्कूल की घंटी बजते हुए ऐड शुरू होती थी, तो याद रखना उस दौरान 86th अमेंडमेंट से 6 से 14 साल के बच्चों के लिए जो एलिमेंट्री एजुकेशन है उसे कंपलसरी और फ्री किया गया है भारत में। इसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए बाद में 2009 में जो सोनिया गांधी थी वो लाई थी राइट टू एजुकेशन, तो राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में आया था, वो इस फंडामेंटल राइट को इम्प्लीमेंट करने के लिए आया था। विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट डील्स विद द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ MPs एंड MLA? 52nd अमेंडमेंट एक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट। कौन सा अमेंडमेंट से जो है डिस्क्वालिफिकेशन का जो प्रोविजन है वो ऐड किया गया था हमारे संविधान में? तो 52nd अमेंडमेंट एक्ट जुड़ा हुआ है एंटी डिफेक्शन लॉ से, ठीक है, इसने ऐड किया था हमारे संविधान में 10th शेड्यूल, तो 10th शेड्यूल ऐड किया गया है किसके द्वारा? 52nd अमेंडमेंट द्वारा, जो कि किससे जुड़ा हुआ? क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से? एक क्वेश्चन तो ये 10th शेड्यूल किससे जुड़ा हुआ है? एंटी डिफेक्शन लॉ से जुड़ा हुआ है। फिर क्वेश्चन आता है 10th शेड्यूल जो है किस द्वारा ऐड किया गया था? 52nd अमेंडमेंट द्वारा। दरअसल हो क्या रहा था, एक बंदा था हरियाणा का, राम था उसका नाम, तो उसने एक ही दिन में कोई 3-4 पार्टियां बदल दी, उसका वोट क्योंकि वो निर्दलीय जीता था, तो एक ने बोला मेरे साइड आ जा, दूसरे ने बोला मेरे साइड आ जा, तो वो हर जगह सबको हाँ बोलता गया और एक ही दिन में कोई 3-4 बार पार्टी बदल दी उसने। तो फिर लोगों ने जब मजाक बनाने लगे कि भैया आया राम गया राम, कहावत सुनी होगी आपने, तो उसके लिए बनी है वो आया राम गया राम कहावत। तो फिर ताकि लोग अपनी पॉलिटिकल पार्टीज़ को छोड़कर इतनी आसानी दूसरी पार्टीज़ ना ज्वाइन कर पाएँ पैसे के लालच में, किसी पद के लालच में, इसलिए ये ऐड किया गया था 52nd अमेंडमेंट द्वारा 10th शेड्यूल, जो कि जुड़ा हुआ है किससे? एंटी डिफेक्शन। डिफेक्शन मतलब होता है अपनी पार्टी को धोखा देना, तो एंटी डिफेक्शन लॉ है ये। अगर कोई अपनी पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में जाता है तो उसकी मेंबरशिप रद्द हो जाती है इसके थ्रू। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी अमेंडेड अंडर आर्टिकल 368? देखो ये सारे ही हैं वैसे, सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, फेडरल सिस्टम, जुडिशियल रिव्यू, ये सारे ना बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन में आते हैं। तो ये डी ऑप्शन है उसमें सारे दिए हुए हैं, सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, फेडरल सिस्टम, जुडिशियल रिव्यू, पार्लियामेंट्री फॉर्म, इनको हमारी पार्लियामेंट चेंज नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि केशवानंद भारती केस में बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का इन्वेंशन किया गया है। ये क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट है कि बेसिक स्ट्रक्चर, STRUCTURE, बेसिक स्ट्रक्चर जो डॉक्ट्रिन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला पॉइंट, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, कि किस केस में पैदा किया था? सुप्रीम कोर्ट ने पैदा किया है, इसको इन्वेंट किया है। तो इन्वेंटेड इन बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन इज इन्वेंटेड बाय सुप्रीम कोर्ट इन केशवानंदा भारती केस, जिसमें उन्होंने कहा कि भैया जो पार्लियामेंट है सब कुछ अमेंड कर सकती है, लेकिन संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो नहीं बदल सकती, और टाइम टू टाइम वो बेसिक स्ट्रक्चर में नई नई चीज़ें ऐड करते रहते हैं। तो अब तक इतनी चीज़ें ऐड कर चुके हैं, सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, फेडरल सिस्टम को चेंज नहीं कर सकती हमारी सरकार अमेंडमेंट द्वारा, जुडिशियल रिव्यू को चेंज नहीं कर सकती, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को चेंज नहीं कर सकती, ये सारे बेसिक स्ट्रक्चर माने गए हैं हमारे संविधान के, ठीक। तो सारे ये क्या हैं? बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट एक्ट इज रिलेटेड टू गुड्स एंड सर्विस टैक्स? 101st अमेंडमेंट, ठीक है, 2017 में लागू हुआ था। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, 101st अमेंडमेंट एक्ट, और इसका बिल भी पूछते हैं बहुत ज़्यादा बार, एक्ट से ज़्यादा बिल आता है कि कौन से नंबर का बिल था। देखो बिल होता है ना, मान लो ये बिल आए हैं तो 122वें नंबर पे आया था ये बिल, लेकिन बिलों का भी ढेर लगा होगा वहाँ पे, ये कौन से नंबर आया, कौन सा था? 122वें नंबर पर, लेकिन पास कब हो गया? 101वें नंबर पे पास हो गया, इसलिए 122वें नंबर का बिल था, 101वें नंबर का एक्ट था। बहुत ही फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है ये क्वेश्चन। और GST भारत में कब से लागू हुआ है? 2017, 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ है। और अमेंडमेंट कौन सी है GST से जुड़ी हुई? 101st अमेंडमेंट एक्ट। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ द प्रोविजन फॉर नेशनल इमरजेंसी? आर्टिकल 352। अंडर विच आर्टिकल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन प्रोक्लेम कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी? आर्टिकल 356।
कॉन्स्टिट्यूशन इमरजेंसी या फिर प्रेसिडेंट रूल का आर्टिकल कौन है? आर्टिकल 356 रिवाइज हो रहा है फिर से। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ द प्रोविजन फॉर नेशनल इमरजेंसी? बताओ। आर्टिकल 352 अगेन। अंडर विच आर्टिकल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन प्रोक्लेम कॉन्स्टिट्यूशन इमरजेंसी? आर्टिकल 356 कॉन्स्टिट्यूशन इमरजेंसी का। ठीक है, ये क्वेश्चन अलग अलग टाइप से पेपरों में आ रहे हैं इसलिए पूछे जा रहे हैं। अच्छा, डैश अमेंड्स द कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत आसान होना चाहिए। पार्लियामेंट अमेंड्स द कॉन्स्टिट्यूशन, और कोई नहीं अमेंड कर सकता, पार्लियामेंट ही अमेंड कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशन को। कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की पावर पार्लियामेंट के पास है। विच अमंग द फॉलोइंग कैन बी अमेंडेड ओनली बाय स्पेशल मेजोरिटी इन इंडिया? स्पेशल मेजोरिटी देखो ये दिख नहीं रहा है, तो एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट नहीं, स्पेशल मेजोरिटी नहीं चाहिए, सिंपल मेजोरिटी से हो जाता है काम आर्टिकल 3 के तहत। एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट। सैलरीज एंड अलाउंस ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, ये भी सिंपल मेजोरिटी से हो जाएगा, आप सैलरी और अलाउंस चेंज कर सकते हो। यह है अलाउंसेज ऑफ द प्रेसिडेंट और अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाया आर्टिकल 368, तो विच कैन बी अमेंडेड ओनली बाय स्पेशल मेजोरिटी इन इंडिया। अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय आर्टिकल 368, आर्टिकल 368 से जो भी अमेंडमेंट होगी वो स्पेशल मेजोरिटी से होंगी। क्या थी वो स्पेशल मेजोरिटी? एक तो थी 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस प्लस 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। ठीक है, दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, जब वोट करेंगे ये जो नंबर है ये 50% से ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस से ज़्यादा होना चाहिए। मानो लोकसभा की बात है तो टोटल स्ट्रेंथ का 50% हो जाएगा 272, तो ये जो मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग का जो ये है ना, इससे ज़्यादा ही होना चाहिए। ठीक है, 272 से ये जो यहाँ मेजोरिटी यहाँ से निकल के आएगी ये 272 से ज़्यादा होनी चाहिए, मतलब ये दोनों कंडीशनें फुलफिल होनी चाहिए आर्टिकल 368 के तहत जो स्पेशल मेजोरिटी होती है वो। ठीक है, हमने एक कल परसों वीडियो डाला था, उस वीडियो कुछ में चेक कर लेना एक बार। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी अमेंडेड बाय स्पेशल मेजोरिटी? यूज ऑफ इंग्लिश। अच्छा, कौन सा जो है स्पेशल मेजोरिटी से करना पड़ेगा? डायरेक्टिव मिनिस्टर स्टेट पॉलिसी, रूल्स ऑफ प्रोसीजर इन पार्लियामेंट, एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट, ये तो बहुत आसानी से हो जाता है एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट। यूज ऑफ इंग्लिश इन लैंग्वेज इन पार्लियामेंट, ऑफिशियल लैंग्वेज वाला भी सिंपल मेजोरिटी से हो जाएगा। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को चेंज करना होगा तो स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। क्यों? क्योंकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी जो है वो फेडरल स्ट्रक्चर को हार्म करता है। ठीक है, फेडरल स्ट्रक्चर हार्म हो जाएगा अगर आप डीपीएसपी को ऐसे ही चेंज कर दोगे तो। क्यों? क्योंकि वो तो डीपीएस स्टेट से भी रिलेटेड है ना, सेंटर से रिलेटेड थोड़ी है। बाकी आसान है। रूल्स ऑफ प्रोसीजर ये भी सिंपल मेजोरिटी से हो जाता है। एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट सिंपल मेजोरिटी। यूज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, जैसे लैंग्वेजेस का शेड्यूल कौन है, ये क्वेश्चन भी बहुत फ्रिक्वेंटली पूछते हैं। 8th शेड्यूल जो है वो लैंग्वेजेस से जुड़ा हुआ है, जिसमें 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस लिस्टेड हैं भारत के 8th शेड्यूल में। कितनी लैंग्वेजेस हैं? 22। इसमें कोई चेंज करना होगा ना तो सिंपल मेजोरिटी से हो जाता है। मान लो 23rd ऐड करनी होगी तो ज़्यादा टेंशन की जरूरत नहीं है, सिंपल मेजोरिटी से हो जाएगा। लेकिन अगर डीपीएसपी को चेंज करना है तो उसके लिए क्या चाहिए? स्पेशल मेजोरिटी। फॉर हाउ मच टाइम फाइनेंशियल इमरजेंसी कैन बी प्रोक्लेम्ड? देखो अनलिमिटेड टाइम के लिए, नो कोई मैक्सिमम पीरियड, क्योंकि आज तक लगी ही नहीं है तो नो मैक्सिमम पीरियड, जितने मर्जी समय तक जो है वो फाइनेंशियल इमरजेंसी को लगाया जा सकता है। आज तक कभी लगी तो है नहीं वैसे भी। ठीक है, तो ये थे हमारे नेशनल इमरजेंसी से रिलेटेड प्रोविजंस और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से रिलेटेड कुछ प्रोविजंस, उन पर क्वेश्चंस। ठीक है जी, राम राम।